प्यारे विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में हमने पार्ट 2 वर्णमाला, मात्राएं तथा शब्द के जो शब्द में देखा, हमने क्या देखा कि वर्णमाला, वर्ण की विशेषताएं, मात्राओं का प्रयोग कैसे किया जाता है, ये सब हमने पिछली वीडियो में देखा। आज हम शुरू करेंगे विसर्ग से। तो विसर्ग का जो ये चिन्ह है, ये कहाँ लगता है? व्यंजन के पीछे लगाया जाता है। इसे क्या कहेंगे हम? विसर्ग। और ये कहाँ पे लगेगा? व्यंजन के पीछे इसको हमने यहाँ पे लगाया है। तो इसका उच्चारण कैसे होगा? प्रातः, दुख और नमः। इसका उच्चारण ए के योग से होता है, यह अयोगवाह कहलाता है। यह संस्कृत शब्दों में ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार का प्रयोग, तो अब हम देखेंगे अनुस्वार का प्रयोग। तो अनुस्वार का प्रयोग कैसे किया जाता है? शिरोरेखा के ऊपर बिंदी लगाई जाती है, जिसे हम क्या कहेंगे? अनुस्वार कहेंगे। संयुक्त व्यंजन के रूप में वर्णमाला की पहली 5 पंक्तियों का अंतिम वर्ण जब किसी अपने वर्ग के व्यंजन से जुड़ता है तो वह अनुस्वार कहलाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम देखेंगे कि वर्णमाला की पहली 5 पंक्तियों कौन सी है? तो क, ख, ग, घ, अड़। अड़ क्या हुआ? उसका अंतिम वर्ण हुआ। च, छ, ज, झ, य। यह क्या हुआ? अंतिम वर्ण हुआ। तो अंतिम वर्ण जब किसी अपने वर्ग के व्यंजन से जुड़ता है तो वह अनुस्वार द्वारा लिखा जाता है। यह वैसे तो स्वर के साथ आता है, किंतु व्यंजनों के स्थान पर प्रयोग होता है। स्वरों की तरह इसकी भी मात्रा होती है। इसकी स्थिति स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति है। इसका उच्चारण ए के योग से होता है। किसके योग से होता है? इसका उच्चारण ए के योग से होता है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? अयोगवाह। सब अपनी किताब में देखेंगे कि जैसे मंदिर, तो मंदिर के ऊपर मैं की जो शिरोरेखा है उसके ऊपर बिंदी लगाई गई है, जिसे हम क्या कहेंगे? अनुस्वार। तो ये क्या हो गया? मंदिर। फिर है संतरा, बंदर और अंधा। अब नीचे देखेंगे अनुनासिक का प्रयोग। अनुनासिक किसे कहेंगे हम? जब शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं हम। क्या लगाएंगे? शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? अनुनासिक। यह शिरोरेखा के ऊपर लगता है, जैसे 5, दांत आदि। यदि शिरोरेखा के ऊपर मात्राएं आए तो अनुनासिक चंद्र बिंदु के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। तो किसी शब्द में शिरोरेखा के ऊपर अगर मात्रा आ रही है तो वहाँ पे अनुनासिक का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वहाँ पे किसका प्रयोग किया जाएगा? अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा। चंद्र बिंदु नहीं, बल्कि मात्रा के आने पे हम खाली बिंदी लगाते हैं। जैसे कि में, ईंट, क्यों और है। अब अनुस्वार तथा अनुनासिक में अंतर, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर होता है। अनुस्वार तथा अनुनासिक में अंतर होता है, इनका उच्चारण अलग अलग होता है। अनुस्वार का उच्चारण होता है अलग तरीके से होता है, और अनुनासिक का जो उच्चारण है वो अलग तरीके से होता है। अनुस्वार अपने मूल उच्चारण में नासिक से बोला जाता है। अनुस्वार जो होता है, जब हम उसको बोलते हैं, उसका उच्चारण करते हैं तो नासिक से, हमारे नाक से बोलते हैं। वैसे ही जब अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में हवा नाक मुख दोनों से बाहर आती है, तो अनुनासिक का उपयोग जब हम करेंगे तब हवा जो है नाक और मुख दोनों से बाहर आती है। अब यहाँ पे नीचे देखिए, आपकी किताब में सारणी दी गई है अनुस्वार और अनुनासिक। देखिए, अंदर, मंदिर, पंडित, बंदर, कंबल और अंगूर। वैसे ही अनुनासिक के कुछ उदाहरण है: दांत, पहुँच, आँख, यहाँ, 5 तथा जाएंगे। कुछ स्थानों पर अनुनासिक के स्थान पर अनुस्वार लगाने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे कि आपकी किताब में दिया हुआ है हंस और हंस, हंस और हंस। तो हंस एक पक्षी है, तो पक्षी के बारे में जहाँ पे लिखा है वहाँ पे है के ऊपर क्या आ गया? बिंदी है के ऊपर क्या है? बिंदी है, अनुस्वार है। और हंसना, हंसना, तो इसमें क्या है?
मुंह और नाक दोनों से हवा बाहर निकल, इसका उच्चारण जब हम करते हैं मुंह और नाक दोनों से हवा बाहर आती है, तो इसको क्या कहेंगे हम? अनुनासिक। तो इसमें क्या है? चंद्र बिंदु लगी हुई है। एक हंस के ऊपर अनुस्वार है, दूसरे वाले के ऊपर क्या है? अनुनासिक है। एक के ऊपर बिंदी है और दूसरे के ऊपर चंद्र बिंदु है, और इस वजह से इन दोनों का अर्थ अलग अलग है। अब है अगला पेज, देखिए, निकालिए बच्चों। स्वरों का प्रयोग। स्वरों का प्रयोग कैसे किया जाता है? स्वरों का प्रयोग दो प्रकार से होता है, एक तो मूल रूप से और एक मात्रा के रूप में। तो आप देखेंगे स्वर कौन से हैं? तो अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और जैसे कि अ तो अमरूद, आ आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊंट, री से ऋषि, ए से एडवोकेट, आई से ऐनक, ओ से औखली और औ से औजार। तो ये क्या है? ये मूल रूप में जो स्वर हैं मूल रूप में लिखे गए हैं, और मात्रा के रूप में कैसे हैं? तो अ की कोई मात्रा नहीं होती। तो आप देखेंगे अपने किताब में जो उदाहरण दिया गया है कमल, ये इसमें कोई मात्रा नहीं है। फिर है आ, तो क के आगे आ की मात्रा लगाया, क्या हो गया? का। तो क्या हुआ? कार। फिर उसके नीचे है ह्रस्व ई, जिसे हम छोटी ई की मात्रा भी कहते हैं, क्या हुआ? किताब। फिर है चीता, तो बड़ी की मात्रा या दीर्घ ई, तो क्या हुआ? चीता। फिर है जुलाहा, झूला, वृक्ष, नेत्र, तैरना, बोतल और नौका। तो ये किस रूप में है? मात्रा के रूप में। इन शब्दों में क्या है? मात्रा लगाई गई है। आ की मात्रा, ह्रस्व ई की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा, ह्रस्व ऊ की मात्रा, दीर्घ ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। अब हम देखेंगे व्यंजन। तो व्यंजन क्या होते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे कि इन्हें स्वरों की सहायता से ही बोला जाता है। हमारे जो व्यंजन होते हैं उन्हें हम किसकी सहायता से बोलते हैं? स्वरों की सहायता से। कैसे बोलते हैं? तो देखिए, व्यंजन नीचे दिए गए हैं आपकी किताब में, क, ख, ग, घ, ड़। क के साथ में ए का उच्चारण भी होता है, तो क्या हुआ? क, ख, ग, घ और अड़। तो इन सब में क्या हुआ? क के साथ में अ का उच्चारण, ख अ का उच्चारण सुनाई दे रहा है आपको, ग अ का उच्चारण सुनाई दे रहा है। वैसे ही च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, 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 ह, क्षत्रज्ञ, श्र, ड और ढ। व्यंजनों के वर्ग। तो व्यंजनों की पहली 5 पंक्तियों में 5-5 व्यंजन आते हैं। ये व्यंजन क्या कहलाते हैं? ये व्यंजन वर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन वर्ग। हर पंक्ति का पहला व्यंजन वर्ग के नाम में आता है, जैसे क, ख, ग, घ, ड़, तो इसे हम क्या कहेंगे? क वर्ग। च, छ, ज, झ, य, इसको हम च वर्ग कहेंगे। ट, ठ, ड, ढ, ण, इसको हम ट वर्ग कहेंगे। त, थ, द, ध, न को त वर्ग कहेंगे। प, फ, ब, भ, म को क्या कहेंगे? प वर्ग कहेंगे। अंतस्थ वर्ग में य, र, ल, व तथा ऊष्म वर्ग में श, 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 ह आते हैं। तो अंतस्थ वर्ग कौन से होते हैं? य, र, ल, व, ये क्या है? अंतस्थ वर्ग। और ऊष्म वर्ग में क्या आएंगे? कौन से व्यंजन आएंगे? श, 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 ह आते हैं। आगे हम देखेंगे रै का अलग अलग तरह से प्रयोग, अलग अलग तरह से रै को कैसे लिखा जाता है। तो ये वाला रै है, ये क्या है? असहित रै। ये सोमवार, रमजान और राजसी। सोमवार, रमजान और राजसी, तो ये क्या है? असहित रै। दूसरा है हमारा ये वाला रै, ये भी असहित रै है, जैसे कि प्रश्न चक्र। प्रश्न चक्र ये क्या है? असहित रै। और ये जो है अरहित रै है, ये है हमारा अरहित रै। सूर्य और कार्य, सूर्य और कार्य। अब प्यारे विद्यार्थियों देखेंगे हम संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर क्या होते हैं? तो 2 अक्षरों
को मिलाकर बना हुआ जो एक अक्षर होता है उसे हम क्या कहेंगे? संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर दो प्रकार के होते हैं, जब अक्षर अपना रूप बदल लेता है और रूप न बदलने वाले संयुक्ताक्षर। दो प्रकार के संयुक्ताक्षर होते हैं, एक होते हैं रूप बदलने वाले संयुक्ताक्षर और दूसरे रूप न बदलने वाले संयुक्ताक्षर। तो इसमें हम देखेंगे रूप बदलने वाले संयुक्ताक्षर में क्षय। तो ये किसके मेल से बना है? दो अक्षर मिले हैं, आधा क और श, षटकोण वाला श। तो ये क्या है? क्षय। त्र, तो आधा त और र, क्या बना? आधा त और र मिलाकर क्या बना? त्र। आधा ज और य को मिलाकर क्या मिला? ज्ञ। आधा श और र, शलगम वाला श आधा और र मिलाकर क्या बना? श्रय। तो ये कौन से हैं? ये वाले जो संयुक्ताक्षर है ये रूप बदलने वाले संयुक्ताक्षर हैं और ये है रूप न बदलने वाले संयुक्ताक्षर। मतलब जिस रूप में होते हैं उसी रूप में इनको लिखा जाता है, उसी रूप में इनका उच्चारण होता है। जैसे आधा द और द क्या हुआ? कद्दू। आधा ट और ट चट्टान। आधा त पूरा त कुत्ता। आधा प पूरा प छप्पर। आधा स और त रास्ता। आधा ल और पूरा ल बिल्ली। तो ये क्या थे? रूप न बदलने वाले संयुक्ताक्षर और ये है हमारे रूप बदलने वाले संयुक्ताक्षर। अन्य ध्वनियां व शब्द। हिंदी भाषा में समय के साथ अन्य भाषाओं के शब्दों को भी स्वीकार कर लिया गया है। इन शब्दों के साथ इनकी ध्वनियां भी आ गई है। जैसे एक शब्द आपने देखा होगा, ये वाली जो ऊपर मात्रा लगती है ये हिंदी भाषा से नहीं, ये कहाँ से है? जब हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं तो इसमें ये मात्रा लगाई जाती है। ओ, यह ध्वनि अंग्रेजी भाषा से आई है। ये आ है, लेकिन इसके ऊपर अगर हमने ये मात्रा लगा दी तो ये क्या हो गया? ओ। तो क्या ये ओ, यह ध्वनि अंग्रेजी भाषा से आई है। इसका प्रयोग अंग्रेजी भाषा से आए शब्दों में ही होता है, जैसे कि बॉल, रॉकेट और टॉफी आदि। शब्द। हम सब अपनी बातें शब्दों के द्वारा करते हैं। वर्णमाला के वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं। जैसे क प्लस म प्लस ल, अलग अलग शब्दों को वर्णों को मिलाकर क्या बना? क प्लस म प्लस ल, क्या बन गया? कमल। कमल का नाम सुनते ही हमारे मन में फूल का चित्र उभरता है। कमल एक शब्द है। इस शब्द में दो बातें हैं, वर्णों का मेल और अर्थ। ये क्या हुआ? तीनों वर्णों का मेल मिला के एक शब्द बन गया और इसका एक अर्थ निकल के आता है कि जब भी हम कमल शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एक सुंदर सा फूल आता है। ऐसे ही नीचे कमल का नाम सुनते ही हमारे मन में फूल का एक चित्र उभर कर आता है। कमल एक शब्द है। इस शब्द में दो बातें, वर्णों का मेल और अर्थ। इन दोनों बातों के होने पर ही शब्द बनता है। यदि वर्णों के मेल होने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है तो उसे शब्द नहीं कहा जा सकता। जैसे नीचे है लकम, मकल और मलक। ये केवल वर्णों के मेल हैं, ये शब्द नहीं है क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं निकल के आता। शब्द वर्णों का यह मेल जिसका कोई शब्द वर्णों का वह मेल है जिसका कोई अर्थ होता है, जो सार्थक होता है। तो विद्यार्थियों, ये पाठ हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इसका अभ्यास करिए सभी लोग, बार बार इसको दोहराते रहिए।